जय हिंद साथियों। आज हम लोग हाई स्कूल में विज्ञान अध्याय 9 मतलब प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। समझ गए? और जिसमें हम आज प्रकाश पढ़ेंगे, प्रकाश के गुण, प्रकाश क्या है, हमें कोई वस्तु दिखती कैसे है, प्रकाश के गुण क्या हैं, ठीक, ये सब बातें करेंगे। प्रकाश का परावर्तन भी हम समझेंगे, इस चैप्टर में अपवर्तन भी समझेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और बहुत ही मन से इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए। इतना आसान लगेगा न पूछिए। क्या होगा, परावर्तन जैसे ही पढ़ेंगे न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रकाश के बारे में समझना है कि प्रकाश है क्या। पूरा हमें चैप्टर प्रकाश पढ़ना है, एक यूनिट पूरा प्रकाश। दो चैप्टर हैं, एक ये वाला है 9 नंबर 10 नंबर मानव नेत्र, तो प्रकाश से संबंधित है। तो प्रकाश ही क्या है पहले ये समझते हैं। चलिए, हेडिंग आया आपका प्रकाश। लाइट, लाइट क्या है? जब हम सवाल आएगा लाइट तो पूछेंगे लाइट क्या है। तो लाइट आप बोलते हैं कि सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या प्रकाश, जब पूछेंगे प्रकाश क्या है तो कहेंगे सर एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है सर, अच्छी बात है, ऊर्जा है एक प्रकार की। लेकिन ऊर्जा तो कई है, जैसे उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं, उससे भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट वसा से भी ऊर्जा मिलती है। भाई एनर्जी तो एनर्जी ड्रिंक भी आता है। ये किस प्रकार की ऊर्जा है? इससे क्या होता है? ऊर्जा से क्या होता है? ऊर्जा से कार्य करने की क्षमता आती है। ऊर्जा से क्या होता है? कार्य करने की क्षमता आती है। तो प्रकाश अगर ऊर्जा है, इसका मतलब प्रकाश से भी कोई न कोई कार्य करने की क्षमता आएगी। प्रकाश से भी हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार के कार्य करने की क्षमता आएगी, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, तो कौन से काम करने की क्षमता आती है? सोचकर देखिए, कौन से कार्य करने की क्षमता आती है? तो वस्तुओं को देखने वाला कार्य, देखना एक क्रिया है, तो देखने वाला कार्य जो होता है वह करने की क्षमता आती है प्रकाश से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृश्य संवेदनाओं को जागृत करती है। दृश्य संवेदनाएं जो है इसके सहारे से जागृत होती हैं, जागृत करने का कार्य करता है। या सीधी भाषा में बोले तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से देखा जाता है। अब सवाल आया देखा कैसे जाता है? तो देखा ऐसे जाता है जब प्रकाश हमारी आंख में जाता है किसी वस्तु से टकराकर या किसी वस्तु से चलकर। दोनों बातें, किसी वस्तु से चलकर हमारी आंख में आ जाए या किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंख में प्रकाश आ जाए तो वस्तु हमें दिखती है। अब सवाल आया कहां तक का प्रकाश आ सकता है हमारी आंख में? तो देखो 180 डिग्री तक का, ये देखोगे 180 है ना, 180 डिग्री तक का लाइट हमारी आंख में आ सकता है। इसके पीछे की लाइट नहीं आएगी क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, घूम के नहीं आएगा। 180 डिग्री तक प्रकाश हमारी आंखों में आ सकता है। इसलिए मनुष्य कितना देख सकता है? 180 डिग्री तक देख सकता है। यहां तक देखो 180 अंश तक आंख में जाता है प्रकाश, तो 180 अंश तक का एरिया हम देख सकते हैं, पीछे नहीं देख पाते। क्या जानवर भी ऐसा होता है? नहीं। शिकारी जानवर जो होते हैं, देखिए कुत्ता देख लीजिए, शेर देख लीजिए, जितनी भी लोमड़ी उमड़ी देखिए, उनकी आंख देखिएगा, अपनी आंख देखिए, उनकी आंख, उनका कुत्ते का देखो मुंह ऐसे रहेगा, आंख साइड में रहती है, ऐसे ऐसे साइड में आंख होती है, तो उसका एरिया ज्यादा होता है। जो कुत्ते होते हैं या शेर होता है उसका एरिया ज्यादा होता है, वो यहां तक देखता है, पीछे तक एरिया देख लीजिए, पीछे तक देखता है, क्योंकि प्रकाश किरण पीछे से भी उसकी आंख में जाती है, क्योंकि इस तरह से आंख है साइड में। अब आप क्या सोचते हो, कुत्ता बैठा है पीछे से निकल जाए, नहीं देख रहा है, मुंह उधर किया है, लेकिन देखता है वो, पीछे से निकलने के प्रयास में खतरा हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि प्रकाश जहां तक का एरिया से आपकी आंख में जाएगा वो वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। मतलब कोई वस्तु दिखे उसके लिए जरूरी है कि उस वस्तु से चल के प्रकाश आपकी आंख में जाए। अगर उस वस्तु से चल के प्रकाश आपकी आंख में नहीं गई तो वस्तु नहीं दिखेगी। बात समझ में आ गया? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से देखा जाता है, सीधी सी बात है, एक लाइन की बात है। ठीक है, बाकी सब बातें हम प्रकाश के गुण में देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है, इसकी चाल क्या है, विभिन्न माध्यमों में इसकी चाल क्या होती है, अलग अलग माध्यम निर्वात में सबसे ज्यादा होती है तो सबसे कम किसमें होती है, सबसे कम कितनी होती है, अलग अलग माध्यम में कैसे अलग हो रहा है, ठीक,
कौन से, सूर्य से तो बहुत सी प्रकाश आ रही हैं, बहुत तरंगे आ रही हैं, तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिसे हम प्रकाश कह रहे हैं, जो हमें देखने में मदद करती हैं? क्या सभी तरंगे मदद करती हैं? क्या औरक तरंगे भी मदद करती हैं? पराबैंगनी भी मदद करती हैं? बिल्कुल नहीं। तो कौन सी मदद करती है? ये सब चीजें हम लोग भी समझेंगे। तो आशा करता हूं कुछ प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत आपके दिमाग में गया बात। तो हम लोग लिख लेते हैं प्रकाश क्या है। अगर आप चाहें तो साथ में लिख भी सकते हैं, हम एक लाइन लिखेंगे फिर आगे समझाएंगे। क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज एन टाइप ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से देखा जाता है। बस देखने वाला काम होता है, देखा जाता है, जिसकी सहायता से देखा जाता है। एक लाइन हमने लिख दिया, जिसकी सहायता से देखा जाता है। कैसे देखा जाता है ये सब भी समझा दिया आपको। कैसे कोई वस्तु दिखती है, करता क्या है प्रकाश, हमारी दृष्टि संवेदनाओं को जागृत करता है। ठीक है, तो ये सभी बातें हो गई। प्रकाश के स्रोत क्या है? अगर हम कहें प्रकाश के स्रोत, तो छोटा सा टॉपिक यही आपको हम समझा दें। प्रकाश के स्रोत क्या है? प्रकाश के स्रोत क्या है? ठीक है, प्रकाश क्या है समझ में आया? एक लाइन में प्रकाश के स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है? तो सूर्य है जो प्रकाश देता है, सबसे बड़ा स्रोत तो सूर्य है। हाँ सर। अन्य तारे, सूर्य एक तारा है ना, अन्य तारे भी हैं सर। और क्या है? बल्ब है, हाँ बल्ब भी है। लालटेन है, लालटेन से भी आता है जी। और मोमबत्ती है, मोमबत्ती भी जलाते हैं तो आता है ना जी। अब ये मत कहना इंसान को भी सर जला देंगे तो आएगा, है? ऐसा नहीं। मोमबत्ती है, लालटेन है, बल्ब है, जुगनू है, जुगनू, जुगनू। ये सभी चीजें क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं, सोर्स ऑफ लाइट है। अब यहां देखोगे तो दो बातें आएंगी, यहां देखोगे दो बातें आएंगी। एक बात यह आएगी, प्रकाश का एक स्रोत ऐसा दिख रहा होगा जो प्रकृति ने बनाया है, प्राकृतिक है, और एक स्रोत ऐसा दिख रहा होगा जिसे इंसान ने बनाया है, अर्थात कृत्रिम है, आर्टिफिशियल, मानव द्वारा निर्मित है। जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे कृत्रिम बोलते हैं, और जो ईश्वर द्वारा या नेचर द्वारा बनाया गया है, अब ईश्वर कहो या नेचर, प्रकृति द्वारा, तो उसे प्राकृतिक कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एक स्रोत हो गया इसका प्राकृतिक स्रोत। कौन सा स्रोत हो गया? प्राकृतिक स्रोत, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल सोर्सेस। और ये दूसरा स्रोत क्या हो गया? मानव निर्मित, या इसे बोलते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल, कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल स्रोत। तो बताओ प्राकृतिक स्रोत क्या है? बल्ब। बल्ब को प्रकृति ने बनाया कि इंसान ने? इंसान ने बनाया है। सूर्य को इंसान बनाया? नहीं। तारों को इंसान बनाया? नहीं। जुगनू को इंसान बनाया? नहीं। पृथ्वी नहीं स्रोत है, ध्यान देना, पृथ्वी प्रकाश नहीं देती, तारे देते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ये ना कनक से पृथ्वी भी, चंद्रमा, चंद्रमा और पृथ्वी अदीप्त हैं, ये लोग प्रकाश के स्रोत नहीं है, यहां मत डाल देना इन्हें। हम आगे बताएंगे प्रदीप्त और अदीप्त जब बताएंगे तब वहां बताएंगे चंद्रमा क्यों प्रकाश का स्रोत नहीं है, ध्यान देना है। तो सूर्य है, तारे हैं, और जुगनू भी तो इंसान नहीं बनाया, तो जुगनू भी प्राकृतिक स्रोत है। तो जुगनू, जुगनू भी क्या है? प्राकृतिक स्रोत हो गया। और कृत्रिम स्रोत कौन हो गया? तो सर बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, दीपक दिया जो भी यूज करते हैं, सब ये सब क्या हो गए? कृत्रिम स्रोत हो गए। इस तरह से अभी हम केवल ये समझे हैं कि प्रकाश क्या है। जब आपसे परीक्षा में कभी पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आप प्रकाश क्या है एक लाइन लिख दीजिए, प्रकाश के स्रोत लिख दीजिए, ठीक है, काम खत्म, सबसे अलग कॉपी हो जाएगी आपकी। अब प्रकाश के गुण, जब प्रकाश पूछेगा प्रकाश के गुण भी पूछेगा, साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से, ठीक है। तो प्रकाश के गुण अभी बता रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी हम लोग देखेंगे। तो अब अगली हेडिंग होगी प्रकाश के गुण, इसे आप बना लीजिए, मिटा लीजिए, फिर हम लोग प्रकाश के गुण देखते हैं, ठीक, ओके। प्रकाश के गुण, तो पहला गुण क्या है प्रकाश का?
चलो इस पर बात करते हैं। तो कहते हैं प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। क्या बात है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सामान्यतः कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। ये कैसे मानेंगे हम? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ी रेखा में भी चल सकता हो तो हम देखें। तो इसके लिए कुछ प्रमाण देना पड़ेगा आपको। क्या प्रमाण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? जैसे आपसे एक क्वेश्चन यही हम पूछ लें, देखो इतने में क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रकाश ये ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सीधी रेखा में चलता है ए कौन सी घटना से प्रमाणित होता है? प्रमाणित होता है, ठीक है। और ऑप्शन दे देगा आपको छाया का बनना, बी ऑप्शन दे देगा सूर्य ग्रहण, सी ऑप्शन दे देगा चंद्र ग्रहण, और डी ऑप्शन दे देगा उपर्युक्त सभी। कुछ ऐसे ही लिख देगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया, ऑब्जेक्टिव बन गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये कौन सी घटना से प्रमाणित होता है? बताइए। उपर्युक्त सभी कैसे? अब दिमाग में आया कैसे, रटना तो है नहीं, तो हम लोग अभी समझेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये क्या प्रमाण है। ये जो प्रमाण है, छाया का बनना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का लगना, और ये तीनों घटनाओं से सिद्ध होता है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जी हाँ, अब आपको हम समझा रहे हैं, समझिए। जैसे सामने से आप अंधेरा हो कमरा पूरा, सामने से लाइट मारिए, तो लाइट जब मारेंगे तो लाइट मेरे ऊपर पड़ेगी और इधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी। जस्ट हमारे पीछे देखोगे तो छाया बन जाएगा, शैडो बन जाएगा, छाया। जब छाया बन जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? लाइट वहां नहीं पहुंच रही है ना, इसलिए छाया बन रहा है। जबकि बगल में लाइट जा रही है, यहां जा रही, जस्ट हमारे पीछे नहीं पहुंच रही है लाइट, तब ना छाया बन रहा है। जरा सोच कर देखिए, लाइट यहां जो जा रही है घूम के चली जाती तो छाया बनता? नहीं बनता, तब तो उजाला हो जाता ना वहां। तो छाया बनता ही इसलिए है कि अब मुझे चीर के तो लाइट जाएगी नहीं, मैं तो अपारदर्शी हूं। अब बगल अगल जा रही है लेकिन घूम के नहीं जा रही है, घूम के चली जाती हमारे पीछे भी लाइट पहुंच जाती। समझ रहे हैं? तो छाया बन जाता है हमारा इसलिए क्योंकि लाइट वहां नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि वो घूम के नहीं जाती। तो एक प्रमाण मिल गया छाया का बनना। दूसरा देखो, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है उसे भी समझ लेते हैं। ये देखो, ये पृथ्वी माता है, हाँ पृथ्वी, और ये सूर्य देवता है सूर्य है सन साहब, ठीक है, सन है, अर्थ है। अब जरा देखना, अब ये चंदा मामा है, ये चंदा मामा है, मून, ये चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी का, और सूर्य यहाँ है, पृथ्वी सूर्य का लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी का लगा रहा है। सूर्य से किरण ऐसे जा रही है, देखो। और एक घटना होती है, यही और बता दे रहे हैं। चलो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण देख लेना, और एक घटना बाद में हम बता दे रहे हैं अभी आपको। कोई भी घटना, आप हर घटना जानते रहिए, यही लिख दे रहे हैं। एक घटना है रात का होना। रात का होना भी ये प्रमाणित करता है कि सीधी रेखा में जाता है। ये देखो, अगर सीधी रेखा में न जाता तो रात ही नहीं होती कभी। कितना मजा आता है। ये देखो, सूर्य की किरणें पड़ रही है, अब रात तुरंत आ रहा है इसलिए हम तुरंत लिख दे, पहले रातें वाला समझाते हैं। ये देखो, ये प्रकाश जा रहा है, यहां तक प्रकाश आ रहा है, तो यहां सामने दिन, जितने देश इस हिस्से पे होंगे वहां दिन होगा। जस्ट पीछे प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, क्यों? क्योंकि सीधे निकल जा रहा है और इधर पृथ्वी ऐसे है, तो पीछे यहाँ क्या होगा? यहाँ सर रात होगा। पीछे प्रकाश नहीं पहुंच पाया तो यहाँ क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो पृथ्वी के पीछे वाले हिस्से पर जहां प्रकाश नहीं पहुंचता वहां रात होता है। जैसे अगर आप इस समय दिन में देख रहे हैं इसे, तो बहुत से देश में इस समय रात भी होगा,
क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। वो ग्लोब पृथ्वी पे पीछे वाले हिस्से पे इस समय होगा, जहां आप हैं वहां सामने वाले हिस्से पे होगा, दिन होगा। अगर आप रात में हैं तो कई देश में अभी दिन भी हो रहा होगा, क्योंकि वो उजाले के सामने है, सूर्य के सामने होगा, आप पीछे हो गए होंगे सूर्य के, इसलिए रात हो गया। अब देखो, जो भी देश इस हिस्से पड़ेंगे वहां रात होगा, जो देश आगे पड़ेंगे वहां दिन होगा। तो रात कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? ये देखो, प्रकाश यहां तो जा रहा है ना, यहां तो जा रहा है प्रकाश, यहां तो जा रहा है, और घूम के अगर ऐसे आ जाए प्रकाश, ऐसे घूम के आ जाए तो रात ही नहीं हो कभी। तो लेकिन प्रकाश तो सीधी रेखा में जाता है, घूम सकता नहीं। तो रात का होना भी क्या प्रमाण देता है? प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। अब ग्रहण वाला बात समझा देते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दोनों ग्रहण देखो। चंद्रमा घूमते 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 कभी यहां आ जाए, आता ही है। अब ये मामा जी यहाँ आ गए, चंदा मामा, ये जैसे यहां आएगा तो रोक लिया, किसको? सूर्य के प्रकाश को रोक लिया। चंद्रमा के पास खुद प्रकाश नहीं है, इतना बात ध्यान दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश, जो अभी प्रकाश यहां से इस हिस्से पड़ रहा था, तो इतने हिस्से पर अब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया। ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ हिस्से पर नहीं पहुंचता। देख लो, इस जितने हिस्से पर नहीं पहुंचता, यही हिस्से पर जो भी देश होगा, जो भी स्थान होगा, वहां सूर्य नहीं दिखाई देगा, और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है समझ में आया? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की प्रकाश किरणें पृथ्वी के कुछ हिस्से पर नहीं पहुंचती, और जहां नहीं पहुंचती वहां सूर्य नहीं दिखाई देता, और इस घटना क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। भूगोल भी तैयार हो रहा है। हाँ, इधर देखो, अब क्या हो रहा है? प्रकाश बगल से तो जा रहा है, जो हम समझाने आ रहे हैं उसे भी समझो, बगल से तो जा रहा है ना, घूम के चला आए, क्या दिक्कत है? घूम के चला आए, घूम के चला आए, भाई बगल से तो जा रहा है। आप और हम जाते हैं सड़क पे, अब बताओ, सड़क पे सीवर खुला है, सीवर है, गड्ढा है, तो क्या करते हैं? साइकिल से कूद जाते हैं क्या उसमें? बगलिया के सड़किया पे से चले जाते हैं, गड्ढवा से बगल होके चले जाते हैं। तो अगर बीच में मान लो ये पहाड़ आ गया, तो ये बगल से गड्ढा, मतलब गड्ढा आ गया, तो बगल से प्रकाश आ जाए इधर अंधेरे वाले हिस्से पे। अगर ऐसा होता तो कभी अंधेरा छाता, ग्रहण कभी लगता नहीं, उजाला रहता है सदैव। रात अंधेरा हो जाता है ना ग्रहण, सूर्य ग्रहण में। जी सर, समझ में आया सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? तो सूर्य ग्रहण भी ये बता रहा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अगर सीधी रेखा के बजाय वो टेढ़ी रेखा घूम के चलता तो घूम के आ जाता, जो अंधेरा अभी था उजाले में बदल जाता। तो इसका मतलब सूर्य ग्रहण भी बताता है। चंद्र ग्रहण भी सेम केस है। अब चंद्रमा यहाँ के बजाय चंद्रमा यहाँ जरा नहीं दो, घूमते घूमते कभी यहाँ भी पहुंच जाता है, मून यहाँ भी पहुंच जाता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब यहाँ पर है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, चंद्रमा यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम लोग यहाँ जो रात में है, हम लोगों को लग रहा है कि चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, जबकि चंद्रमा नहीं दे रहा है, सूर्य का प्रकाश है जिसे चंद्रमा लौटा रहा है। यहाँ भी चंद्रमा रहेगा तब भी सूर्य का प्रकाश है, लौटा रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा थोड़ा थोड़ा, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करेगा, जिससे हमें दिखाई देगा। क्या बताए थे अभी? प्रकाश कोई बस कैसे दिखाई देता है? जब किसी बस से टक्कर मार के आए प्रकाश, या खुद आए, जैसे सूर्य से खुद आ रहा है हमारी आंख में, सूर्य हमें दिखाई दे रहा है। चंद्रमा से टक्कर मार के हमारी आंख में आ रहा है तो चंद्रमा हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जब चंद्रमा यहां पहुंच जाएगा तब बताइए, यहां तो प्रकाश ही नहीं पहुंच रहा है सूर्य का, सूर्य का प्रकाश तो यहां पहुंच नहीं रहा है, बगल अगल से निकल रहा है, यहां तो पहुंच नहीं रहा है। जब यहां नहीं पहुंच रहा है तो जब सूर्य का प्रकाश गिरेगा ही नहीं तो वापस कहां से आएगा? और जब वापस नहीं आएगा तो हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, और हम लोग यहाँ हैं, हम लोगों को चंद्रमा नहीं दिखाई देता। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब जरा सोचिए, प्रकाश बगलिया से तो जा रहा है ना, ये देखो बगलिया से तो जा रहा है ना, बगलिया से जा रहा है, यहाँ चंद्रमा है, घूम के चला आता। अगर घूम के चला आता तो लौटा भी देता, और लौटा देता तो हमको दिख जाता। कुल मिलाकर सभी बातें क्या बता रही हैं? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो प्रमाण हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो सीधी रेखा में चलने क्या प्रमाण बना? छाया का बनना, छाया का बनना एक प्रमाण हो गया। दूसरा प्रमाण क्या है? रात का होना, रात का होना। रट लोगे नहीं एक लाइन में, आप एक लाइन में केवल रटोगे क्या? प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में चलती है, रट लो भैया, काहे चलता है, क्या होता है,
ये क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन निकले देख लो। ग्रहण का लगना, अब ग्रहण का लगना कह दिए, इसमें दोनों ग्रहण आ गए। ग्रहण का लगना, अब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण अलग नहीं बोल दिए, ग्रहण का लगना। ये तीनों बातें क्या प्रमाणित करती हैं? प्रकाश सामान्यतः सीधी रेखा में चलता है। बातें समझ में आ गई? हाँ, तो चलो आओ अगला विशेषता देखते हैं। एक विशेषता में आपको हम समझा दिए, अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत आनंददायक बात है। ठीक, चलो प्रकाश, दूसरी विशेषता क्या है? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। क्या बात है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात मतलब क्या होता है? वैक्यूम। निर्वात, जहां वात न हो, वात माने हवा, समीर, पवन। निर्वात, निर्सित कर दो हवा को, जहां हवा भी न हो उसे कहते हैं निर्वात। हवा न हो, पानी भर दे चलेगा? निर्वात है? नहीं। निर्वात का मतलब ये है जहां ठोस द्रव गैस कोई माध्यम नहीं है, बिल्कुल खाली स्थान है, उसे निर्वात कहते हैं। तो सर फिर निर्वात ही क्यों कहा गया? इसका मतलब तो ये होता है जहां हवा न हो। हवा न हो, ये बिल्कुल हवा नहीं होना चाहिए, सही बात है, लेकिन जो खाली स्थान होता है जहां कुछ नहीं दिखाई देता हमको, वहां भी हवा होती है। इसलिए कहा गया हवा को भी निकाल दो तो स्थान होता है निर्वात। जैसे कमरा एकदम खाली हो, कुछ ना हो उसमें, तो आप जाओगे तो कहोगे कमरा एकदम खाली है, लेकिन कमरा खाली नहीं, हवा है। जैसे गिलास लिए आप, पानी भरा है, ठीक है, कांच का गिलास ले लो, पानी भरा है पूरा फुल, आधा गिलास पानी पी लो, अब क्या होगा? आधा हो जाएगा ना, ठीक है। देखो इसमें दिखाई देता है, इसमें ये देखो, ये पूरा भरा है कि आधा भरा है? ये पूरा भरा है। कहोगे नहीं सर यहीं तक पानी दिख रहा है, ऊपर तो नहीं भरा है। ऊपर हवा भरा है, हम कहां कर रहे हैं? पानी से भरा है, पूरा पूरा भरा है। आधा पानी से भरा है, मतलब आधे से ज्यादा हिस्सा है पानी से भरा है, और ऊपर वाला हिस्सा किससे भरा है? हवा से भरा है। इसमें हवा है, तो जहां कुछ नहीं वहां भी हवा पाया जाता है, मतलब जहां कुछ नहीं वहां हवा हो, हमें समझ में आता है हवा, तो हवा को भी निकाल दो, अर्थात कुछ न रहे, वो स्थान क्या होता है? निर्वात। निर्वात मतलब जहां कोई भी मीडियम ना हो, ठोस द्रव गैस कोई मीडियम ना हो। ऐसे स्थान पर भी कौन चल लेता है? प्रकाश। इसका मतलब कोई नहीं चल पाता होगा, इसीलिए इतना जबरदस्त बोल रहा है कि निर्वात में भी चल सकता है। हाँ, कौन नहीं चलता? ध्वनि। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। हम चीख चीख चिल्ला चिल्ला प्राण दे दें, लेकिन अगर कमरा हम वैक्यूम कर देंगे, निर्वात कर देंगे, तो आपको आवाज नहीं जाएगी। सर चंद्रमा पे चले जाएं तब? चंद्रमा पर तो हवा नहीं है। अंतरिक्ष में चले जाएं तब? तो तुमका हम नहीं बुला पाएंगे। चंद्रमा घूमते चले जाओगे, हम चिल्लाते रहेंगे यहाँ आओ, नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए, ध्वनि चलने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती, ठीक है। हाँ, तो जो बंदूक की गोली मारेंगे तो आवाज ये नहीं आएगी, हाँ बस लग जाएगा। तो निर्वात में साउंड नहीं चल सकता, लेकिन प्रकाश चल सकता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश निर्वात में चलता है, तो निर्वात में इसकी कुछ चाल भी होगी, तो ये तो आप एकदम बचपन से ही पढ़ते आते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही पढ़िए, 3×10⁸मीटर पर सेकंड। किसने बताया? वैज्ञानिक रोमर। रोकर मर जा, नाम कितना प्यारा है, रोमर। रोमर, क्या नाम है इसका? रो मर, रो रो के मर, नाम हो गया रोमर। तो रोमरवा बताया था, ठीक है। 2.99 करके आया था, जिसे 3×10⁸ बताया, ठीक है। तो 3×10⁸मीटर पर सेकंड होता है क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल। और यही सबसे अधिक होता है, दुनिया में सबसे अधिक चाल किसकी है? प्रकाश की। कहां है? निर्वात में है। अलग अलग माध्यम इसकी चाल अलग अलग होती है, क्यों अलग होती है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जानिए दुनिया में सबसे अधिक चाल किसकी है? प्रकाश की है। कहां होती है? निर्वात में होती है। कितनी होती है? सामने पड़ी है, लेकिन इससे भाव नहीं आता, फिजिक्स नहीं आता। तो फिजिक्स के लिए हम लोग बात करेंगे, और इसे हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन जो यहाँ लिखा उसे मिटा रहे हैं। आप लोग अपना पीछे करके देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा जो उतारना हो, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन अब दूसरा लिखने जा रहे हैं। अब अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछने फिर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तैयार रहिए। प्रकाश की निर्वात में
चाल होती है, निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड। बी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सी 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। डी नन, नन माने इनमें से कोई नहीं, नन इनमें से कोई नहीं। अब आपको उत्तर बताना है इसका, क्या उत्तर होगा? सोचिए, जल्दी से सोचिए, कुछ तो सोचिए। तो आपके दिमाग में आया गुरुजी 3 × 10⁸ तो दिख रहा है, वही उत्तर है, यही दिख रहा होगा ना। गलत हो गया। देखो जरा, यहाँ मीटर पर सेकंड है, यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है। समझ में आया बात? तो इसका मतलब सर ये तो नहीं, ये 10⁻10 मीटर पर सेकंड है, नन इनमें से कोई नहीं, तीनों गलत है, ऐसा लग रहा होगा। नहीं, ये सही है, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इसी को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड कहेंगे। कैसे सर? देखो कैसे, देखो कैसे, देखो इधर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब इसे तोड़ो, 3 × 10⁵ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड लिख सकते हो कि नहीं? 8 को क्या लिख सकते हो? 10⁻5 × 10⁻³ लिख सकते हो ना, 10⁻8 हो जाएगा। अब 10⁻³ का मतलब जानते हो? एक के आगे 3 जीरो, 1000 मीटर, और 1000 मीटर मतलब किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 3 × 10⁵ 5 और इसके स्थान क्या लिखोगे? किलोमीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, अब 3 के आगे 3 × 10⁵ 5 मतलब 3 के आगे 5 जीरो, 5 जीरो करके देखो कितना आता है। 3 के आगे 5 जीरो, 3 लाख। तो इसका मतलब होता है 3 लाख, अर्थात ये क्या हो गया मेरे भाई? अर्थात 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। अब जरा समझिए इसका मीनिंग क्या है। 1 सेकंड में प्रकाश कितना तेज भागता है? 3 लाख किलोमीटर। आप 1 सेकंड में कितना भागते हो? 3 लाख किलोमीटर अंदाजा है? 3 लाख किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाने आने में कुल गति हो जाती है। 1500 किलोमीटर चले जाओ, कहोगे मुंबई पहुंच गए 1500 किलोमीटर दूर, 2 दिन लग गया पहुंचने में। 1500 किलोमीटर, यहाँ 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में जाते हो। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, पलक झपकते ही 1 सेकंड होता है, उतने में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश भागता है। इसलिए कहते हैं दुनिया में सबसे अधिक चाल प्रकाश की है। पलक झपकते ही 3 लाख किलोमीटर भागता है प्रकाश। समझते हैं? गजब का स्पीड है। लेकिन किसमें है? निर्वात में। ठीक है, बाद में हम लोग पढ़े निर्वात या वायु भी कर सकते हैं। वायु में थोड़ा सा इससे कम होता है, सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। बहुत बारीक, दोनों लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, तो अन्य माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब आप ये सब बना लिया करिए, इसे हटा देंगे। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अब इसे हटाएंगे हम, इसे लिख दे भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न माने अलग अलग, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माने अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग माध्यम होंगे तो प्रकाश चाल अलग अलग होगी। माध्यम मतलब जैसे कांच है, जल है, यहाँ पारदर्शी माध्यम की बात आई है। कांच है, जल है, वायु है, हीरा है, ये सभी अलग अलग माध्यम है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होगी। तो चलो देखते हैं किसमें कितना होती है। तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल कितना होती है सर? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, जल में प्रकाश चाल। अब पता चला कांच में बता दे गुरुजी, तो कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, हीरा में भी लिख लो, हीरा में डायमंड प्रकाश की चाल,
प्रकाश की चाल 1.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये डायमंड में है। कहने का मतलब है कि अब आपके लग रहा होगा सर अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल क्यों है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल क्यों है? तो ये अपवर्तनांक के कारण होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें चाल कम होती है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें चाल अधिक होती है। ये अपवर्तन वाला इसमें है ना अपवर्तन, जब अपवर्तन पढ़ाएंगे हम तब आपको समझा देंगे, वहां सिद्ध करके दिखाएंगे, वहां फार्मूला है n बराबर c/v। ठीक है, n अर्थात अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, उल्टा। अपवर्तनांक अधिक होगा चाल कम होगी, अपवर्तनांक कम होगा चाल अधिक होगी। तो अब आया कि दुनिया में सबसे अधिक चाल प्रकाश की पता चला कहां है? यहां, ये है। कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सबसे अधिक। सबसे कम कितना है? यहां है। दुनिया में सबसे कम प्रकाश की चाल ये है, मतलब सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होता है? डायमंड में, हीरा में, डायमंड में होता है। कितना होता है? 1.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर इसे लाख में बदले, 10⁸ को लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल सकते हो, तो 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड कांच में, और इसमें 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड जल में। जल में 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 2.25 लाख किलोमीटर भागेगा प्रकाश। कांच में 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर भागेगा, और हीरा में 1 सेकंड में 1.25 लाख किलोमीटर भागेगा। हाँ, 1.25 लाख किलोमीटर से कम आज तक दुनिया का कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसमें प्रकाश की चाल हो, मतलब 1.25 लाख से कम तो ये चलता ही नहीं। अब समझ लो हम लोगों से कितना तुलना करोगे। हाँ, बहुत खतरनाक चाल है। अब इसको हम पढ़ाएं केवल 1-2 दिन तक यही चलेगा, क्योंकि अब यहीं से हम पहुंच जाते हैं क्या, प्रकाश वर्ष में, फिर ब्रह्मांड में चले जाएंगे, फिर ब्लैक होल बताने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे ऑनलाइन में, ऑफलाइन होता तो जरूर इस टॉपिक को 2 दिन पढ़ाते। अब हम जल्दी से यहाँ से हट रहे हैं, दूसरा टॉपिक ले आ रहे हैं, चौथा नंबर। इसको यहाँ तक ही समझ लो, बहुत है, बाकी बाद में कभी फिर हम डिटेल और कर देंगे इसका। तो ले भाई, इसका अभी फोटो खींच लो और फिर बना लो, लिख लो रोक के, और फिर हम चौथा टॉपिक बता रहे हैं आपको। देखिए 4 नंबर क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। सर ये कौन सी बवाल कर दिए? तो इसे बोलते हैं ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलो इसको भी थोड़ा समझ लें, क्योंकि हर लाइन हम समझ रहे हैं तो इसे भी समझ लें। आप लोग ऊ न रहे हो तो समझ लिया जाए। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा कहानी है, थोड़ा सा कहानी मैं जल्दी से समझा रहा हूं, ऐसे ही सुन लीजिए। हाँ, कहानी जरूर सुनना है, तुरंत तैयार हो जाओ। देखो, प्रकाश शुरू में क्या कहा गया कि न्यूटन ने बताया प्रकाश कणों के रूप में चलता है, कणिका सिद्धांत है न्यूटन का, कणिका सिद्धांत। तो उन्होंने कहा प्रकाश कणों के रूप में चलता है। ठीक, प्रॉब्लम कहां कर दी? उन्होंने कहा कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, लेकिन प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज्यादा, विरल माध्यम में कम होती है। और कुछ दिन बाद एक वैज्ञानिक आया, हाइगेन जो कुछ दिन माने बहुत दिनों बाद, हाइगेन ने कहा कि न्यूटन यहां गलत बोल गए हैं। प्रकाश तो सघन में कम, विरल में ज्यादा। सघन माने जो ऐसे जल, कांच, हीरा सबसे सघन होता है, उससे फिर कम कांच, फिर उससे कम जल, और सबसे कम हवा या निर्वात। ठीक है, तो देखोगे तो चाल सघन में कम हो रहा था, हीरा में सबसे कम है। सघन में तो कम चाल है और विरल में ज्यादा है, जबकि न्यूटन उल्टा बोल गए। अब यही हाइगेन जब मुद्दा पाया तो हाइगेन ने कहा कि नहीं, प्रकाश विरल माध्यम में ज्यादा और सघन में कम चलता है। लोग कहें ठीक है, तो कहा कि एक बात और, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। एक सिद्धांत क्या था? कणिका सिद्धांत। प्रकाश कण के रूप में चलता है, न्यूटन बोले। और बाद में आया क्या? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, लेकिन उस समय कौन सी तरंग प्रचलित थी? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगे। तरंग क्या होता था? तरंग का परिभाषा उस समय था कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार की हलचल या विक्षोभ है, जो बिना अपना रूप बदले निश्चित वेग से माध्यम में आगे बढ़ती है। बस यही तरंग लोग जानते थे। चलो ठीक है, अब मामला यहां बिगड़ गया। मामला बिगड़ इसलिए गया कि अगर तरंग के रूप में चलता है
तो चलो मान लो फिर तरंग और भी गेम फंसाएगा। कई घटनाएं ऐसी हुई जिसे कण के रूप में मानने पर क्लियर होता है, और कई घटनाएं ऐसी हुई जिसे तरंग के रूप में मानने पर क्लियर होता है। प्रकाश संबंधी बहुत सी घटनाएं हैं, जैसे देखो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आपको पढ़ना है, व्यतिकरण नहीं पढ़ना, इंटरफेरेंस होता है, व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण होता है, काम्पटन प्रभाव होता है, जीवन प्रभाव होता है, रमन प्रभाव होता है, विवर्तन होता है। ये तमाम घटनाएं हैं। फोटो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सोलर पैनल वोनल चल रहा है आजकल उसी से। तो तमाम ऐसी घटनाएं हैं प्रकाश से संबंधित। तो कुछ में तरंग से काम चल जाता है, कुछ में कण से। बाद में अभी बात चर्चा आएगी, एक आएगा वैज्ञानिक प्लांक, वो बोलेगा अरे चलो यार फोटान मॉडल ले लो, फोटान के रूप में, बंडल के रूप में चलता है प्रकाश। अब बाद में आएगा कि ड्वेल नेचर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, इंटर में पढ़ोगे जाके, प्रकाश कण और तरंग दोनों है, कहता है कण है वैसे चलता तरंग के रूप में है, लेकिन अपने को अभी यहां तक बात करना है, तो एक अलग ही चैप्टर ही है इंटर में। तो तरंग के रूप में चलता है, तो तरंग में यांत्रिक तरंग होता है यांत्रिक तरंगे, इसके चलने के लिए माध्यम जरूरी है, माध्यम मस्ट है, बिना मीडियम के नहीं चलेगा, ठोस द्रव गैस। और जबकि आप कह रहे हो प्रकाश निर्वात से भी आता है, सर कैसे प्रमाण है मिला? अरे सूर्य और पृथ्वी के बीच में 36,000, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर किधर भी निकल जाओ, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के बाहर तुम्हें निर्वात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष आ जाता है। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर किधर भी चले जाओगे आपको अंतरिक्ष मिल जाएगा, और अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, निर्वात है। तो निर्वात, अब सूर्य तो बहुत दूर है, तो इसका मतलब वहां से आया तो निर्वात से तो होकर प्रकाश आया ना पृथ्वी पर। 36,000 किलोमीटर के अंदर तो वायुमंडल है, इसके बाहर तो निर्वात है। हाँ सही बात है, निर्वात में चल सकता है, लेकिन तरंग अगर होगा, यांत्रिक तरंग प्रचलित था, तो तरंग तो माध्यम चाहिए, निर्वात में चल नहीं सकता, ये निर्वात में नहीं चल सकता, निर्वात में नहीं चल सकता। तो फंस गया हाइगन। तो हाइगन बोला कि दुनिया में कहीं निर्वात नहीं है, जहां तुम लोग निर्वात समझते हो वहां ईथर होता है। लोग फंसा दिया गेम। बाद में लोग क्लियर किए नहीं, निर्वात होता है, हाइगन ऐसे ही कह रहा है। तब एक वैज्ञानिक आया मैक्सवेल। अब ये मत सोचना मैक्सवेल ये वाला, हाँ नहीं तो दिमाग में आया पंजाब वाला मैक्सवेल, मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं, मैक्सवेल वैज्ञानिक है। तो मैक्सवेल ने बताया कि एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन्होंने क्या कहा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अभी अभी जो वहां लिखे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनको चलने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और ये निर्वात में भी चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है। तो कहा प्रकाश तरंग है, लेकिन कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। हाइगन कौन बताया था? केवल तरंग बोला था, लेकिन मैक्सवेल ने पूरा वेरीफाई किया, नहीं विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अच्छी बात है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और दुनिया की सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। तरंगे दो प्रकार की होती हैं और भी, एक यांत्रिक, यांत्रिक में एक होता है अनुदैर्ध्य, सॉरी अनुदैर्ध्य होता है, और एक होता है अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य में संपीडन पास पास दूर दूर, पास पास दूर दूर, ये संपीडन होता है, विलयन, संपीडन विलयन के रूप में आता है। और ये श्रृंग होता है, पढ़े होंगे 9th में, ये गर्त होता है। ये श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है, जो उसे अनुप्रस्थ कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, जबकि यांत्रिक में दोनों आती हैं। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इसका मतलब ऑटोमेटिक अनुप्रस्थ हो जाएगा, अलग से लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, फिलहाल लिख देंगे। तो प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, और कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब ये बातें तो एकदम समझ में आ गई होगी कहानी से। ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक। इतनी बातें और आप जान गए यहां से। 5वां नंबर क्या है भाई साहब? अब 5वां नंबर है, 3 हो गए, 5वां देखो, चौथा 4 हो गया, 5वां देखो, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश कह लो या परिदृश्य प्रकाश कह लो या केवल प्रकाश कह लो, इसे अंग्रेजी में कहते हैं विजुअल लाइट। दृश्य प्रकाश, परिदृश्य प्रकाश या केवल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है जी? ये देखो,
यहां से यहां तक के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। सीधी सी बात बोले तो तरंग की लंबाई, तरंग दैर्ध्य माने क्या होता है, तरंग की लंबाई, वेवलेंथ अंग्रेजी में बोलते हैं। या ये जितना होता है उतना ये होता है, उतना यहां से यहां तक भी होता है, सभी चीज बराबर होती है। ठीक है, मतलब ये तरंग ये है, ये दिस एक तरंग, एक श्रृंग और एक गर्त मिलेगा एक तरंग होगा। तो जितना यहां से यहां तक होता है उतना यहां से यहां तक, उतना यहां से यहां तक। अब कहीं पानी उनी में पत्थर मारो तो ऐसे उठक बैठक में होता है, तो आपको दिखता ये है ज्यादा अच्छा, इसलिए कहा जाता है दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी दिख जाए, जो यहां से यहां तक भी सेम है, गर्तों की जहां दबेगा वहां भी दिखेगा, यहां से यहां तक भी सेम है, सब सेम रहता है। ये तीनों चीजें सेम है, यहां भी लैम्डा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य का सिंबल है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है, दूरी का, बहुत छोटा मात्रक, से 7800 से है, ये माइनस मत सोचिएगा, 7800 एंगस्ट्रम, एक ऊपर है, एंगस्ट्रम होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। अब जरा समझिए आप, कभी कभी आप इसे अप्रॉक्सीमेट राउंड फिगर में 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम भी कह सकते हैं राउंड फिगर में, लेकिन एग्जैक्ट 3900 से 7800 होता है। ठीक है, 4000 से 8000 भी राउंड फिगर में बोल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, सूर्य से भाई साहब, सूर्य से बहुत सी तरंगे आ रही हैं, सूर्य से छोटी बड़ी सब, ये देखो छोटी छोटी तरंगे, ये तरंग दैर्ध्य देखो यहां से यहां तक छोटा है, थोड़ा सा उससे बड़ा, और ये देखो बहुत बड़ा। तो सभी तरंगे आ रही है ना सूर्य से, छोटी बड़ी सब। अब ये है 3900 एंगस्ट्रम से कम, 3900 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम दूरी का मतलब जैसे मीटर सेंटीमीटर पढ़ते हो वैसे एंगस्ट्रम है, एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 मीटर होता है, बहुत छोटा, मीटर का बहुत छोटा। ठीक है, हिस्सा फिर 9th में अगर पढ़े होंगे एंगस्ट्रम क्या है। तो ये क्या है, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक, और ये क्या है, 7800 एंगस्ट्रम से अधिक। अब देखो नाम कैसे रखा जाए, जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है वो केवल ये तरंग मदद करती है। 3900 से 7800 आ तो तमाम रही है, देखो 3900 से कम वाली भी आ रही है, 7800 के बाद वाली भी आ रही है, सूर्य से तो सभी आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं सूर्य से जितनी आ रही है सब हमें वस्तुओं को देखने में मदद करती है, केवल ये मदद करती है, केवल ये मदद करती है वस्तु को देखने में। हमारी आंख केवल इस तरंग को लिए सक्षम है, हमारी आंख जो संवेदना जागृत होती है आंख में, केवल 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम वाली तरंगे ही हमारी आंख को जागृत करती हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा दृश्य प्रकाश। क्यों, क्योंकि ऐसा प्रकाश जो दृश्य को दिखाता है, जो दृश्य को दिखाता है उसका नाम दृश्य प्रकाश। ये जो प्रकाश आ रहे हैं इनका नाम नहीं, अलग अलग है। सर नाम कैसे पड़ेगा, और नाम भी डालते हैं, कैसे नाम पड़ेगा, ये देखो विबग्योर नाम सुने हो, विबग्योर, न्यूटन साहब आ गए विबग्योर बताने। अब देखो जो विबग्योर पढ़ते हो, सूर्य के इन्हीं प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो विबग्योर मिलता है, 7 कलर मिलते हैं पर्दे पर। तो 3900 एंगस्ट्रम जो है भाई मेरे, वो वी है, वी माने वायलेट, वी मतलब वायलेट, वायलेट मतलब वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। ठीक है, और आर मतलब, आर फाइनल है, ये 7800 वाला आर है, आर मतलब रेड, आर मतलब क्या हो गया, रेड, और रेड माने लाल। बात समझिए, अब आपको समझ में आ जाएगा नाम कैसे पड़ा। तो जब 7 रंग के प्रकाश आपको पर्दे पे मिले, सबसे पहला सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश क्या है, 3900 एंगस्ट्रम, वायलेट कहते हैं। और इन 7 में सबसे अधिक वाला कौन है, तरंग दैर्ध्य किसका है, 7800, लाल का। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, लाल रंग का। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। कितना होता है, सामने पड़ा है, क्योंकि ये किनारे पे है, इनके बीच 3900 और 7800 के बीच बाकी सब रंग आ जाएंगे, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ठीक, अब नाम तो दृश्य प्रकाश का क्लियर हो गया। अब इनका क्या रखा जाए, न्यूटन ने दृश्य प्रकाश ये सब बता के निकल गया, ये सब नहीं बताया। ठीक है, अब इन लोगों के बारे में नामकरण देखो, इनका नाम रखा गया बाद में। ठीक है, तो 3900 एंगस्ट्रम पे से कम है, तो ये क्या है, वायलेट 3900 पे, तो इधर वाले को कह दिया गया अल्ट्रा वायलेट।
अल्ट्रा वायलेट। वायलेट से क्या पहले क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में क्या कहते हैं, पराबैंगनी, पराबैंगनी। ठीक है, जरा उधर वाले देखो 7800 के बाद वाले को कह दिया गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, रेड के बाद है ना, रेड के बाद इंफ्रारेड। हिंदी में लाल होता है, और लाल मतलब खून लाल होता है, खून को एक हिंदी में रक्त भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया औरक्त। ठीक है, औरक्त। तो ये औरक्त में आ गए 7800 के बाद, 3900 के पहले वाले पराबैंगनी में आ गए। और हम लोगों को देखने वाले 3900 से 7800 जो हमें देखने में मदद करता है वस्तुओं को, इसे प्रकाश कहते हैं। बाद में और खोज होगा, फिर एक्सरे आएगा, रेडियो तरंगे आएंगी, मार्कोनी बताएगा। ठीक है, ये तमाम तरंगे आएंगी, लेकिन शुरुआत यहीं से होता है। तो अब आपको हम जो समझाना चाहते हैं समझा दिए। हमारा उद्देश्य था केवल आप प्रकाश को जानिए, हमें पराबैंगनी और औरक्त नहीं पढ़ाना है। प्रकाश क्या होता है, जिसे दृश्य प्रकाश कहते हो, वो प्रकाश मात्र ये है जो सूर्य से आ रहा है दुनिया भर प्रकाश, उसमें सब नहीं प्रकाश कहलाते। प्रकाश केवल 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक ही है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। उसके नीचे तरंगदैर्घ्य, उसके ऊपर तरंगदैर्घ्य वाले हमें वस्तु को देखने में मदद नहीं करते। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर तेज लग रहा होगा थोड़ा धीरे करके आप देख लीजिएगा। सर 6 नंबर क्या है, 6 नंबर भी सिंपल है, लिख दे रहे हैं। प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में अधिक होती है। ऐसा तो पहले प्रमाणित हो चुका है, जल में, कांच में, हीरा में, देख लो। प्रकाश की चाल, तो प्रकाश के गुण लिखना हो तो अपने आप लिख देंगे आप 5-6 गुण। प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में, विरल माने रेयर, विरल माध्यम में अधिक होता है। जो चीजें नहीं समझ में आती टेंशन न लेना, अभी सघन विरल खूब चलेगा, बहुत चलेगा। अपवर्तन पूरा यही है, सघन विरल माध्यम में अधिक होती है। ठीक है, 7 नंबर, वैसे जब आपसे पूछेगा प्रकाश क्या है बता देंगे, प्रकाश की विशेषताएं या गुण पूछेगा तो 5 ठो लिख देंगे बस, 5 से ज्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, हाँ, प्रकाश के गुण पूछे 5 ठो लिख दो, काम खत्म। अब ऑब्जेक्टिव में जब पूछता है तो ये जितना पढ़ाए हैं सब काम देगा। अब और क्या होता है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सभी घटनाएं पाई जाती हैं। तो परावर्तन, अपवर्तन, एक ही लाइन में सब लिख दिए, विवर्तन, ध्रुवण, ये सभी बातें हैं। ध्रुवण जाने दो, बहुत ज्यादा। व्यतिकरण, व्यतिकरण तरंग से संबंधित सब हो जाता है। व्यतिकरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये हालांकि यहां नहीं पढ़ना है, यहां केवल ये पढ़ना है, परावर्तन अपवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसी घटनाएं, ठीक, प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है। ये सब नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, संबंधित है। अब हम आपको यही चीज जो एक लाइन में है 7वें नंबर लिख दिए, अब आपको ये सब ये पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे। अब यहां हम लिख सकते थे, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये वाला एक नंबर बढ़ गया। अपवर्तन में क्या बोलते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। यह बात आ गई आपका अपवर्तन में। ठीक है, तो ये बात एक अलग नंबर बढ़ जाता। तो नंबर बढ़ाना नहीं है, क्वालिटी समझना है बस। कुल मिला के आपके लिए कितना, 6 लाइन इंपॉर्टेंट थी। अब आपसे पूछेगा प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण बताइए, तो 5 गुण बता दीजिएगा, कोई भी काम हो जाएगा। कि जितना आपको डिटेल में बताए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव यहां से कोई भी बनेगा, आ जाएगा। अब अगली मुलाकात में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। वहां से शुरू होता है असली फिजिक्स। अब परावर्तन पढ़ोगे तो उसी क्लास में मैं न्यूमेरिकल भी, आंकिक सवाल भी कराना शुरू कर दूंगा। अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, प्रकाश का परावर्तन। बिना परावर्तन पढ़े आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, ठीक है, आंकिक सवाल लगाएंगे, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन परावर्तन पढ़ेंगे जरूर अगली क्लास में। और आपके लिए एक
काम यह है कि आप लोग थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए, जितने आपके जान पहचान में हो सबको लिंक भेजिए, सबको कह दीजिए कि हाई स्कूल का बैच चल रहा है, आप जुड़िए, नहीं लेट हो जाएगा बाद में तो पीछे छूट जाओगे। क्योंकि अभी फिजिक्स पहली क्लास है, फिर धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, मैथ भी आ जाएगा और आप फिर बोझ लगने लगेगा, क्या पढ़े क्या छोड़े। अभी से आप पढ़ते जाइए, धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं मेरी बातें समझ में आई। ठीक, धन्यवाद।